हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। और तैयारी वगैरह कैसे चल रही है? ठीक ठाक। देखो, आज की क्लास में हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं और वो कंसेप्ट है वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड, और एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट को हम लोग क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे। मतलब सपोज दैट कि कोई एक ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट ए पे था, इसके ऊपर कोई फोर्स लगा और वो डिस्प्लेस होकर बी भी चले गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो, ए से बी जाने का रास्ता कितना हो सकता है? इनफाइनाइट हो सकता है। ये ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, बहुत तरीके से हो सकता है। मतलब इस दोनों के बीच में इनफाइनाइट पाथ हो सकता है जिससे होकर के ए बी पे जा सके। कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पे जा सके। ठीक है, तो एक चीज सबसे पहले अभी मान लो जस्ट कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये क्या होता है? नेगेटिव of work done by conservative force। जो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होगा उसका निगेटिव जो हमारा क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये क्या हुआ? अभी चेंज क्या होगा? यू फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होगा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको u इनिशियल माइनस u फाइनल विल बी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है कि भाई हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्यों लिखे? ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्यों नहीं लिखे? ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर क्यों नहीं होना? ठीक है। सबसे पहली बात, एक चीज और देखो, वर्क डन बाय जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो क्या, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, वो क्या होता है? पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं करता है। पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो देखो हम लोग ये लिख दिए। इसके बाद हम लोग को जैसे पता है कोई भी जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जो उसका वर्क डन होता है, वो क्या होता है? वो पाथ पे डिपेंड करता है। और हम लोग को जब क्या निकालना है? चेंज निकालना है, ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में। मतलब ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे था और यहाँ पे था। ठीक है, तो जब हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में जब निकालेंगे चेंज, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो देखो, जब हम लोग सपोज दैट यहाँ पर अभी कंजर्वेटिव फोर्स नहीं रखें, दिस इज नॉट द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, एज्यूम करोगे। सपोज दिस इज द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ पे मान लो एज्यूम करोगे। ठीक है, तो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है यहाँ पे, तो उस केस में क्या होगा कि अगर जब एज वी नो दैट कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है पाथ से डिपेंडेंट है, मतलब पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि आपको यहां से इस पॉइंट पे जाना है, तो ये क्या होगा? अगर इस पाथ से गए, यहां से इस पाथ से गए, उस केस में फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कुछ और होगा। इस पाथ से ऐसे करके गए, उस केस में फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कुछ और होगा। फिर ऐसे ये हवा में आके, स्पेस में आके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे गए, उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन अलग होगा। इस केस में फ्रिक्शन लगेगा भी नहीं, उस केस में अब क्या लगेगा? एयर ड्रैग लगेगा। उसको भी निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका स्पीड हम धीरे धीरे लेके जाएंगे, तो एयर ड्रैग का कोई इफेक्ट नहीं होगा इसके ऊपर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे रख रहे हैं, वर्क डन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो उस केस में इस दोनों के बीच में जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग आ रहा है। बट हम लोग को पता है कि जब किसी दो पॉइंट के बीच जब चेंज निकालते हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए कि अगर हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन यहाँ पे लेते हैं तो ये चेंज हर पाथ के लिए सेम नहीं होता, अलग अलग होता। तो फिर हमारे लिए ये डिफिकल्ट हो जाता कि भाई हम लोग चेंज किसको कंसीडर करें, कौन सा चेंज पोटेंशियल एनर्जी का होगा। ठीक है, तो दैट्स वाई हम लोग क्या लिए हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का नहीं लिए, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन लिए, क्योंकि हर पाथ के लिए जो वर्क डन है सेम आएगा। दैट्स वाई ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, ये चीज समझ क्लियर होना चाहिए। देखो,
अब हम लोग अलग अलग फोर्स के केस में हम लोग क्या निकालते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं और देखते हैं। इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, इसको स्टार पॉइंट करके रख लो, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो उसमें इस कंसेप्ट का बहुत यूज होता है, ठीक है। जब वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें भी इस चीज को हम लोग यूज करेंगे। तो इसको यूज करने से न्यूमेरिकल में ज्यादा अच्छा है कि आप इसे यूज करें। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसको कुछ इस टाइप से इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद करके रखो और इसको ध्यान में रखो, इसको ज्यादा यूटिलाइज करो प्रॉब्लम्स में। देखो अब बात करते हैं हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू आप लेके चलते हैं, ठीक है। आई थिंक वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम लोग चेंज इन पोटेंशियल को वर्क लेते हैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्यों लेते हैं, पता चल गया। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्यों लेते हैं। देखो सपोज दैट कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो ग्राउंड है, तो मान लेते हैं, अपने को नहीं पता जनरली क्या मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्राउंड है इसको यूजी ले लेते हैं, और कोई ऑब्जेक्ट एक यहां पे रखा हुआ है, कोई एक ऑब्जेक्ट ये m मास का, और इससे उठा करके हम लोग को h हाइट पे ले जाना है। तो देखो कि जैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे ये मान लो थोड़ा सा इसको ऊपर ऐसे रखते हैं, तो इसके ऊपर एक क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ। और एज वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब इसका जो वर्क डन है ये पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। देखो अब इससे हमें उठा के ले जाने के लिए, देखो ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, तो हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा जस्ट इसके इक्वल, एफ एक्सटर्नल, कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा mg के बराबर, ताकि इसको उठा सके, ठीक है। तो अगर तो एफ एक्सटर्नल इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल, अब देखो दैट विल बी इक्वल टू mg, यहां पे mg के बराबर होगा, ठीक है। ये हम कर रहे हैं, बट अब देखो, अब जो यहां से यहां उठा के ले गए, तो देखो mg नीचे लग रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स mg के बराबर लगाया ताकि इसको उठा सके। अब देखो ये mg नीचे लग रहा है, और इस जो mg का जो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रहा है, mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। तो जैसे ही अगर इसको ऊपर यहां से उठा करके ऊपर ले गए, तो इसका जो वर्क डन आएगा, तो वर्क डन एज वी नो हम लोग क्या पढ़े थे, ये ग्राउंड, मान लो इसको ग्राउंड ले लें और इसको एनी पॉइंट, इसको ए ले लो। तो इस केस में जब ग्राउंड से ए पे ले गए, तो जो इसका पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप हुआ वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, mg, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, जो कि mg के बराबर चाहिए इसको उठाने के लिए, ठीक है। बात करेंगे हम लोग, अभी हम लोग देखो, तो mg जो है देखो नीचे की ओर है, ये नीचे की ओर लग रहा है, इधर नीचे की ओर है यहाँ पे mg, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा, ये कितना डिस्प्लेसमेंट है, h, और फोर्स कितना लग रहा है, mg, मतलब ये माइनस ऑफ mgh आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में कितना है, 180 एंगल है। तो ये क्या हो जाएगा, mgh माइनस mgh, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो माइनस mgh, ठीक है। तो अब देखो कि जो हमारा ए का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए पॉइंट का, दैट विल इक्वल टू यूए विल बी
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्राउंड प्लस और पोटेंशियल एनर्जी, ये इतना है। मतलब इस पॉइंट पे जैसे ही जो हम वर्क किए, एक्चुअल में हम लोग वर्क किसके अगेंस्ट किए? इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में, ठीक है। तो जो हम लोग वर्क किए इसको ऊपर उठा के ले जाने में, वो वर्क कहाँ गया? वो वर्क कहाँ गया भाई? वर्क हम जो किए यहाँ पे, तो वो वर्क तो कहीं गया होगा। मतलब जैसे ही ऊपर उठा के ले गए और जैसे ही हम अपना सपोर्ट जो है ये एफ एक्सटर्नल का वो छोड़ेंगे, तुरंत वो नीचे आ जाएगा। मतलब इससे पता चल रहा है कि कुछ है इस दोनों, इस मास और इस ग्राउंड के बीच में, जो एक दूसरे इंटरेक्ट कर रहा है। और वो इंटरेक्शन जो है हमारे एक्सटर्नल फोर्स के लगाने से क्या होता है कि उस दोनों में वो एक इंटरेक्शन का क्या होता है कि बोल सकते हैं उस दोनों में कुछ एनर्जी स्टोर हो जाता है हमारे वर्क करने से। तो जो हम लोग वर्क किए इसको ऊपर उठाने के लिए यहाँ पे mg के अगेंस्ट में, वो वर्क एक्चुअली में, वो वर्क जो हुआ वो वर्क कहाँ गया? वो वर्क गया इस जो मास और इस ग्राउंड के बीच जो इंटरेक्शन और पोटेंशियल एनर्जी का, उस दोनों के इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। मतलब सिस्टम यहाँ पे कौन कौन हो गया? ये ऑब्जेक्ट और ये ग्राउंड। देखो जैसे ही ऊपर उठाएं तो इसके ऊपर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया, जैसे ही छोड़ेंगे ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो हम लोग वर्क किए वो वर्क है, वो कुछ है, ऐसा दिख नहीं रहा है बट है उसके पास। कैसे? जैसे ही हाथ हटा, अपना सपोर्ट हटा, चट से नीचे गिर जाएगा। तो ये सपोर्ट कौन सा है? एफ एक्सटर्नल, जो हम लोग इसको ऊपर उठा के ले गए, ठीक है। तो जो हम लोग पर्सनली जो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क किया है इसके ऊपर, वो एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया है। और दैट्स वाई कभी भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जब कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करता है तो वो वर्क उस सिस्टम में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, आप देख सकते हो, ठीक है। बट हम लोग क्या लिए? mg का वर्क। mg तो इसको ऊपर नहीं ले जा रहा है, कौन जा रहा है? एफ एक्सटर्नल, जो हम इसको उठा करके ऐसे ले जा रहे हैं mg के अगेंस्ट में, ठीक है। तो mg का जो निगेटिव वर्क है, जो कंजर्वेटिव फोर्स का जो निगेटिव वर्क डन होता है, शो करते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। देखो यही स्टोर हो गया, U इक्वल टू यूजी प्लस mgh। इसको ग्राउंड मान लो या इसको कोई रेफरेंस लाइन मान सकते हो। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब कभी भी रेफरेंस लाइन और ग्राउंड फ्रेम लेते हैं, उसके केस में हम लोग पोटेंशियल यूजी जो होता है उसको जीरो मानते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई h हाइट पे जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाता है, ठीक है। तो देखो हमें एक्चुअल में क्या होता है कि एक्चुअल में कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो डिफाइन नहीं है थ्योरेटिकली। आप देखे होंगे कि हम लोग क्या डिफाइन किए थे? डेल्टा यू, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है, ना कि पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वी कैन ड्राइव विथ सर्टेन कंडीशन। कंडीशन क्या है कि देखो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट का कब निकाल सकते हैं? जब हमको ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी पता हो और कितना हाइट पे है, तब निकाल सकते हैं। बट ये एक्चुअली ये हमारा ये एब्सोल्यूट एक थ्योरी नहीं है, ये डिफाइन नहीं है थ्योरेटिकली, ठीक है। बट वी कैन फाइंड इट विथ सर्टेन कंडीशंस। क्या कंडीशन? या तो यूजी का वैल्यू पता हो, पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड, और जनरली हम लोग किसी भी रेफरेंस लाइन का पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं? जीरो लेते हैं। यूजी क्या लेते हैं? जीरो। और दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं कि दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसी भी पॉइंट का तब बोलते हैं जब हम लोग रेफरेंस लाइन और एक पॉइंट जहां से पॉइंट ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या मानते हैं? पुट करते हैं उसका वैल्यू, या जीरो मानते हैं, ठीक है। मतलब इस रेफरेंस लाइन को ग्राउंड लाइन बोल सकते हो, रेफरेंस लाइन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो जनरली हम लोग रेफरेंस लाइन और ग्राउंड लाइन का पोटेंशियल एनर्जी को क्या लेते हैं? जीरो लेते हैं। ये इसमें डाउट्स होता है, सबसे ज्यादा इसमें डाउट्स होता है। तो ये जब जीरो हो जाएगा तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना हो जाएगा? देखो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इस ग्राउंड पे, इस रेफरेंस लाइन पे, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना था? जीरो था। लेकिन जैसे ही हम वर्क किए एच हाइट पे ले गए तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया mgh,
ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली आया इसमें, इस सिस्टम में आया, इस दोनों सिस्टम का इंटरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर भाई ग्राउंड के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, देन इसमें पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, आ रहा है। तो ये दिस इज द सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। और इस सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी किसका है? ए का है, जब ए किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां से उठा करके ए पे ले गया है, ए पोजीशन पे। तो देखो जो हमारा जो वर्क डन हम इसको ले जाने में किए थे, वो वर्क डन एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया है। ठीक है, तो एक चीज हमेशा आप लिख सकते हो कि जब कभी भी हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करेंगे तो वो वर्क उस सिस्टम में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, वो जो निगेटिव आ रहा था, निगेटिव लगाए थे, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, उस निगेटिव का मतलब क्या था? वो निगेटिव का मतलब क्या था? दैट निगेटिव इज एक्चुअली माइनस, जब हम लोग यहां लिखे थे ना, अगर ये निगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ले रहे हैं, दैट निगेटिव इज एक्चुअली रिप्रेजेंट कि that work done will actually stored in the system as a potential energy, or negative of work done by conservative force is actually equal to work done by external force। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ जो कंजर्वेटिव फोर्स इसको रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इसको डिस्प्लेस करने के लिए। इसको अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यार डिस्प्लेस हो रहा है, इसके लिए mg रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? F एक्सटर्नल। ठीक है, तो जो F एक्सटर्नल का वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये बता रहा है हम लोग को जो नेगेटिव लगा है वो एक्चुअली वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स है, सॉरी वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, जो इस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिस्प्लेस किया है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है वो कहां जा रहा है? वो जा रहा है उस सिस्टम में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। ठीक है, यहां आप देख सकते हो, यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 था, जैसे ही इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स वर्क किया ऊपर गया और ये स्टोर हो गया। तो जो वर्क डन है भाई, हम लोग को पता है कि जो वर्क किए वो वर्क कहां गया। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है कि इस कोई भी ऑब्जेक्ट को उठाओ यहां से और यहां पे लाओ, तो जो यहां से यहां उठाया तुम इसको और तुम्हारा जो वर्क हुआ वो वर्क कहां गया? तो देखो उसको देखने के लिए सबसे अच्छा काम, आपको दिखेगा नहीं, पता नहीं चल रहा है, सबसे अच्छा काम क्या करो कि अपना हाथ का सपोर्ट जो है हटा दो और बोल सकते हो यहां से इसको छोड़ दो। तो जैसे ही छोड़ोगे खट से नीचे चले जाएगा। मतलब इसका मतलब कि कुछ तो ऐसा था जब ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे से ऊपर उठाए थे और ऐसे रखे हुए थे, तब तक ये इस पोजीशन पे बना हुआ था, जैसे ही ये सपोर्ट को हटाए ऑब्जेक्ट खट से नीचे गया। तो मतलब यहां से ये पता चलता है कि जो हम लोग वर्क डन किए थे नीचे से इसको ऊपर उठाने में, वो वर्क डन एक्चुअली इसमें एक इस जो ग्राउंड और इस जो ऑब्जेक्ट है, इस दोनों मिला करके जो सिस्टम बन रहा है उस सिस्टम में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। ठीक है, वो एक एनर्जी है इसके पास जो इसको अभी यहाँ पे रखे हुए है। ठीक है, जैसे ही वो सपोर्ट इसका हटाएंगे वो एनर्जी जैसे जैसे नीचे जाएगा वो एनर्जी क्या होगा? खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। वो बात करेंगे वो एनर्जी कैसे कन्वर्ट होता है जब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, बट आई थिंक आपको इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स जो इसको रिस्पॉन्सिबल है इसको यहां से यहां ले जाने के लिए। ठीक है, तो ये नेगेटिव क्या बता रहा है? दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कहां जा रहा है? इस सिस्टम में, इस ग्राउंड और इस ऑब्जेक्ट के मिलाकर जो सिस्टम बन रहा है उस सिस्टम में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। देखो जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया तो अब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? U = mgh हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब ए डिस्प्लेस हो रहा है, ग्राउंड डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई हम लोग बहुत बार बोला था कि दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए। एक्चुअल में ये पोटेंशियल एनर्जी जो ए में ए पे आता है और इस ऑब्जेक्ट पे आया है, वो पोटेंशियल एनर्जी इस ग्राउंड के इंटरेक्शन के साथ हुआ है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, बट वी कैन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी विथ कंडीशंस। कंडीशंस क्या है? आप ग्राउंड जो रेफरेंस लाइन है उस रेफरेंस लाइन का पोटेंशियल एनर्जी देखो, ये चेंज जो पता है आपको, ये चेंज डिफाइन हुआ ना वर्क अभी हम लोग थ्योरी लगाए वहां से। क्या ये कभी आप यूए डायरेक्ट निकाल सकते हो? ऐसे नहीं,
आपको पहले चेंज निकालना होगा, और आप डायरेक्ट कब निकाल सकते हो, जब आपको ये चीज पता होता है और इसमें से किसी भी एक लोकेशन और किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी गिवन होता है। और हम लोग जनरली जो क्या करते हैं, जो रेफरेंस लाइन और ग्राउंड लाइन होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं, जीरो मान लेते हैं। बहुत जगह इसको रेफरेंस लाइन की तरफ यूज किया जाता है, ठीक है, रेफरेंस प्लेन और रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो रेफरेंस प्लेन और रेफरेंस लाइन का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। हम लोग जीरो एज्यूम करते हैं। देन हम लोग किसी भी एच हाइट पे और किसी भी लोकेशन पे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। कब बोल सकते हैं कि हियर यू इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, हियर यू इज इक्वल टू mg एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट लोकेशन A, in which case when the potential energy of reference line and ground is taken as zero। मतलब ये कब बोल सकते हैं कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी ए लोकेशन पे है, कब, जब हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड एंड रेफरेंस लाइन का पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेंगे तब, ठीक है। ऐसे नहीं बोल सकते हैं। दैट्स व्हाई कि हम लोग इसे यूज करते हैं rather देन इसको। बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन में आपको कि बोला जाता है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ था, इस जगह का लोकेशन का पोटेंशियल एनर्जी इतना है, बाद में डिस्प्लेस होकर यहाँ चले गया, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में हमेशा इस इक्वेशन को यूज करो, ठीक है। जब कभी भी एक लोकेशन का पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो और दूसरे लोकेशन पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करे तो इससे यूज करो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पर लिख लो, ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, चेंज इन potential, P means potential energy is defined। डिफाइंड का मतलब क्या है कि जो थ्योरेटिकली है। ऐसा डिफाइंड का मतलब ये नहीं कि हम लोग निकाल नहीं सकते, वी कैन फाइंड विद सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। बट जो डिफाइंड का मतलब होता है वो थ्योरेटिकल होता है, जो उसका थ्योरी होता है, जो उसका एब्सोल्यूट जो थ्योरी एंड थ्योरम होता है वो इसको वेरीफाई करता है, ठीक है। तो वो हमारा कब किसके लिए वेरीफाइड है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ना कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट, ओनली पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिफाइंड, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। यही चीज आप दिखाते हैं आपको जब हम लोग, जब देखो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्णन नहीं दिखाएंगे, इस चीज को हम लोग पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। तो देखो सपोज दैट हमारे पास कि कोई एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इस टाइप का, ठीक है, ये m मास का है, ठीक है। मान लो ये अभी नेचुरल लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ पे है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो जैसे ही इसको इलंगेट करोगे x पे, x से, तो नेचुरल लेंथ पे है तो अभी इसमें फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जैसे ही x से डिस्प्लेस किए इसको, ठीक है, तो अब जो जैसे ही x से डिस्प्लेस किए यहां से, इसमें एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा, कितना है, kx का, दैट विल माइनस kx, माइनस नहीं ले रहे हैं क्यों, कि इसका डायरेक्शन पीछे की तरफ ले रही है, ठीक है। इसको x डिस्प्लेस किए, इसको डिस्प्लेस करने के लिए क्या करना होगा, इसके ऊपर कोई एक फोर्स लगाना, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो अब देखो यहां पे, अब जो इस ऑब्जेक्ट को नेचुरल लेंथ से, यहां नेचुरल लेंथ था इसका, तो नेचुरल लेंथ पे जनरली जो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, इसको UNL ले लो, चलो छोड़ो, NL मतलब नेचुरल लेंथ, ठीक है। x से डिस्प्लेस कर दिए, यहां पे आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसमें एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx का देते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx का देते हैं कुछ इस टाइप से, इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिए। तो जब इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिए तो वर्क एनर्जी थ्योरम से, अब मान लो यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालना है x डिस्प्लेसमेंट देने के बाद, तो वो क्या किए कि हम लोग क्या किए कि इस जो जगह का लोकेशन का मान लिए, कुछ भी मान लो u ले लो डायरेक्ट, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट
हम लोग को पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, के एक्स, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर, देखो एक्स डिस्प्लेस किए थे, ये के एक्स इसमें हमारा क्या था, फोर्स था, ठीक है, नेचुरल लेंथ से। अब क्या किए, छोटा सा एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिए डी एक्स का, तो जो अब वर्क डन होगा इस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के कारण, वो वर्क डन कितना होगा बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये कितना, देखो फोर्स इधर की ओर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर है, ये कितना हो जाएगा माइनस के एक्स डी एक्स। और ये छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट मिला करके अगर मान लो इसको इसको डिस्प्लेस करके ले जाना है हम लोग को यहां नेचुरल लेंथ से कैपिटल एक्स पे, तो ये कहां से कहां, 0 to x, ठीक है। 0 किसके लिए लिया है, नेचुरल लेंथ पे जब होगा तो जो हमारा स्प्रिंग है उसमें कोई इलॉन्गेशन और कंप्रेशन नहीं होगा। एक्चुअली ये इस केस में क्या हो रहा है कि मान ले रहे हैं कि हम लोग क्या किए हैं कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिए, इसको x पे ले गए और x पे ले जा करके क्या किए, इसको छोटा सा स्पीड डिस्प्लेस कर दिए dx से। एक्चुअली में हम लोग को ले जाना कहाँ, कैपिटल x पे, तो उसके लिए वर्क डन निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट ले लेंगे x का 0 to कैपिटल x, क्योंकि हम लोग डिस्प्लेस कहां से करना है हम लोग को, नेचुरल लेंथ से, ठीक है। तो ये जब इसको डिस्प्लेस करेंगे तो ये जिसको जब सॉल्व करोगे x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा, अरे देखो, और एक नेगेटिव पहले से था, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, और दिस नेगेटिव इज एक्चुअली फॉर, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों में 180 का एंगल है, तो हम लोग का जो पता है फॉर्मूला क्या होता है, f cos थीटा, fs cos थीटा, f is force, s is displacement, cos and theta is angle between force and displacement, तो ये कितना है 180, तो cos 180 माइनस होता है, तो ये उसका माइनस है, और ये कंजर्वेटिव फोर्स का जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स उसके लिए, ठीक है, ये चीज है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 kx², के कैपिटल ले लो क्योंकि अब जब लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 kx² हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, ठीक है। तो इस केस में देखो, इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन आया वो किसके लिए आएगा, u x कैपिटल x पे और u नेचुरल लेंथ पे, इसको 0 ले लो, विल बी इक्वल टू 1/2 kx²। तो u x जो x डिस्प्लेसमेंट किए थे उसके लिए क्या आ जाएगा, u नॉट पोटेंशियल एनर्जी एट नेचुरल लेंथ प्लस 1/2 kx², ठीक है। देखो ये इतना है। अगर मान लो कि बहुत सारा क्वेश्चन में क्या होता है कि ये u नॉट इसलिए लिखवाएं आप लोगों को, बहुत जगह बुक्स में डायरेक्ट लिखा होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी stored in a spring is actually equal to 1/2 kx² if mass is displaced or a spring is stressed by x, ठीक है। बट एक्चुअल में ये क्या होता है, u नॉट प्लस 1/2 kx² होना चाहिए। क्यों, अभी बात करेंगे हम लोग कि देखो, अगर मान लो नेचुरल लेंथ पे, अगर जो नेचुरल लेंथ था वो ऑब्जेक्ट का नेचुरल लेंथ का कोई पोटेंशियल एनर्जी गिवन होता, नेचुरल लेंथ पे अगर स्प्रिंग में कोई पोटेंशियल एनर्जी गिवन होता और उस सिस्टम में, स्प्रिंग में एक्चुअली ये मास और स्प्रिंग मिला के एक सिस्टम बनता है, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो एक सिस्टम का होता है, ना कि किसी एक एब्सोल्यूट ऑब्जेक्ट का होता है, क्योंकि जब हम लोग मास को डिस्प्लेस किए थे देन स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आया था, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली सिस्टम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जब स्प्रिंग हमारा अगर मास और स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी u नॉट होगा और 1/2 kx, और उसका जो हम लोग निकाले थे 1/2 kx² ये हो जाएगा, मतलब x डिस्प्लेसमेंट पे टोटल इतना होगा। इफ u नॉट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम एट नेचुरल लेंथ, इफ स्प्रिंग इज एट नेचुरल लेंथ is taken as 0, then ux will be
1/2 kx²। तो आपके बुक में ये डायरेक्ट दिया होता है, बट आपको इतना याद रखना है, क्योंकि प्रॉब्लम में बहुत बार क्या होता है कि किसी भी लोकेशन का पोटेंशियल एनर्जी दे दिया होता है। मान लो अगर ये नेचुरल लेंथ नहीं होता, ठीक है, तो उस केस में तो आपको लेना पड़ता है। सब कुछ ऐसे ही करना है, ठीक है। देखो सपोज दैट, एक एग्जांपल बताते हैं। मान लो ठीक है, तो ये x कहां से डिस्प्लेसमेंट था, नेचुरल लेंथ से था, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ ऑब्जेक्ट जो है स्प्रिंग से कुछ इस तरह से अटैच्ड है, और ये ऑब्जेक्ट अभी अपने नेचुरल लेंथ पे नहीं है, नेचुरल लेंथ यहाँ कहीं है, ठीक है, यहाँ कहीं है, और ये कहाँ मान लेते हैं 2 मीटर पे। तो अगर इस अब बोला जा रहा है कि अगर अब नाउ इसको अगर डिस्प्लेस करके हम लोग क्या कर देते हैं, नेचुरल लेंथ से डिस्प्लेस कर देते हैं, इस तरह से डिस्प्लेस किया जाता है ताकि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है नेचुरल लेंथ से 4 मीटर हो जाए। स्मार्ट 4 मीटर हो जाए। तो इस केस में आपको क्या करना है, देखिए इस केस में आपके पास दो चीजें हैं, क्या क्या, कि या तो आप क्या करो कि जैसे यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मान लो यहां 2 मीटर है, 2 मीटर नहीं लो, कुछ और ले लो, और यहां से डिस्प्लेस किया गया है इस पोजीशन से, मान लो 4 मीटर है, और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इसका 2 जूल गिवन है, ठीक है, और के का वैल्यू कुछ भी ले लो 10 मीटर पर मीटर, ठीक है। तो यहां अगर 2 जूल है गिवन और नेचुरल लेंथ से किसी भी डिस्टेंस पे है, तो आपको क्या करना है कि अब इसको रेफरेंस प्लेन मानो, रेफरेंस पॉइंट मानो, और ट्रीट करो इसको जो हम लोग बात किए थे उस केस में, ठीक है। तो इसको अब रेफरेंस लाइन यहां मानो, और मान लो कि इस रेफरेंस लाइन से ही इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया गया। तो कितना डिस्प्लेस किया गया, 4 मीटर। तो आपको बस यहां से इसके बीच में सोचना है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आफ्टर डिस्प्लेसमेंट of object by 4 meter will be equal to the potential energy of reference point. U naught is actually potential energy of reference point. जब हम लोग ड्राइव किए थे तो रेफरेंस पॉइंट हमारा नेचुरल लेंथ पे था और रेफरेंस लाइन हमारा नेचुरल लेंथ पे था, बट अब हम लोग नेचुरल रेफरेंस लाइन यहाँ पे ले रहे हैं, तो 1/2 kx², ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो हम लोग उस टाइम में हम लोग बात किए थे कि देखो कभी भी हम लोग डायरेक्ट यू नॉट को जीरो लेके नहीं चलेंगे। देखो यहाँ पे गिवन है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एन इज गिवन एज 2 जूल, ठीक है। मतलब जब हम लोग रेफरेंस लाइन इसको माने तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेफरेंस लाइन अब कितना हो जाएगा, 2 जूल हो जाएगा, और ये यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। और अब हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट विल बी टेकन फ्रॉम ये रेफरेंस लाइन, ये कितना डिस्प्लेस किया रेफरेंस लाइन से, 4 मीटर, मतलब के का वैल्यू पुट करो और ये 4², ठीक है। अब देखो इसको ऐड करके डायरेक्ट इसको जूल में लिखो, ठीक है। इसीलिए बोले कि कभी भी किसी भी चीज को एब्सोल्यूट मत मानो। जनरली हम लोग नेचुरल लेंथ को जब रेफरेंस लाइन लेते हैं, जब हमारा नेचुरल लेंथ रेफरेंस लाइन होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। कोई जरूरी नहीं है कि हमारा रेफरेंस पॉइंट हमेशा नेचुरल लेंथ पे हो। देखो इस केस में नेचुरल लेंथ कहीं पीछे है और ऑब्जेक्ट जो है ऑलरेडी पहले से स्ट्रेच्ड है और इसके बाद फिर से स्ट्रेच किया गया है, तो इस केस में हम लोग कुछ इस टाइप से चलेंगे, ठीक है। तो उस केस में रेफरेंस जो लाइन लिए हैं एक स्ट्रेच लेंथ पे है, तो उस केस में उसका पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्लूड होगा। देखो यहाँ पे ऐड हुआ, दैट्स व्हाई हम लोग बोले आपको कि कभी भी पोटेंशियल एनर्जी किसी भी लोकेशन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का पूछा जाए तो उस केस में क्या होगा, सिस्टम का एक्चुअली पूछा जाए। एक्चुअली ये पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में स्टोर है, ठीक है। तो हम लोग कुछ ही टाइप से निकालेंगे।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा पोटेंशियल एनर्जी का फंडा। और फिर से एक नया कंसेप्ट और एक अच्छे सा थ्योरम और कंसेप्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय, नमस्कार। अगर सही लगे तो जरूर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाय।